सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कन्या राशि है। आज की वीडियो कन्या राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले मासिक राशिफल के बारे में। आने वाला अप्रैल का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या गुड अपॉर्चुनिटी है उनके लिए रहने वाली है, विशेष रूप से पंचग्रही योगों का क्या लाभ मिलने वाला है उनको, इसके विषय में बात करेंगे। विशेष रूप से गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग जिस प्रकार का परिवर्तन अप्रैल के महीने में कन्या राशि वालों के लिए दिखा रहा है उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे प्रवेश करेंगे उससे पहले निवेदन करेंगे, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि अधिक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण कराना परम आवश्यक होता है। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगा है, पहले चार्ट के बारे में बात कर लें कि गोचर ग्रह किस प्रकार आपके चार्ट में है। तो सबसे पहले देखिए कन्या राशि, आपके लग्न में केतु विराजमान है, इस समय गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ विशेष रूप से आप देखेंगे सप्तम भाव में पंचग्रही योग विद्यमान है, राहु, बुध, सूर्य, शुक्र और शनि, ये सप्तम भाव में विराजमान है। हालांकि सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को हो जाएगा, वो मीन राशि से निकलकर आपके मेष राशि में आ जाएंगे, अर्थात आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे कि मंगल आपके इस समय दशम भाव में है, मिथुन राशि के, अब वो भी परिवर्तन होकर सीधे 5 अप्रैल से कर्क राशि में चले जाएंगे, आपके लाभ भाव में। तो आइए, गुरु आपके नवम भाव में बैठे हैं इस समय वर्तमान में, तो नवमे धर्म लाभश्च। तो ये सब ग्रहों की होती है, गोचर ग्रहों के अकॉर्डिंग हम फलादेश करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले अपना चार्ट देखिए केतु लग्न में विद्यमान है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है केतु कुलस्य उन्नति, केतु कुल की उन्नति करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, केतु कुल की उन्नति करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केतु जो है वो देखिए द्वि स्वभाव है, अगर सुख है तो दुख भी है, पाप है तो पुण्य भी है, दिन है तो रात भी है। तो ये परिवर्तन है जीवन का। तो केतु भी देखिए वो चाहे तो मोक्ष भी दिला सकता है और चाहे तो आपको बिल्कुल पतित भी कर सकता है, चाहे तो धनवान भी बना सकता है, चाहे तो फिर निर्धन भी कर सकता है। लेकिन उसको किस प्रकार से चलाना है ये हमारे हाथ में होता है, कर्मों पे होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केतु कुलस्य उन्नति। हालांकि शरीर स्थान में बैठा है तो विशेष रूप से आप लक्ष्य से कहीं चूक ना जाए, भ्रमित ना हो जाए, आपके मन में कहीं ऐसा भावना आ जाए कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई कार्य असंभव नहीं है जीवन में जो हम कर ना सके, है ना। तो कहीं ना कहीं आलस्यता से दूर रहें, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब सप्तम भाव में देखिए राहु बैठे हैं, बुध बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, शनि बैठे हैं, विशेष रूप से देखिए। और अब तो विशेष रूप से ये प्रभाव जो है वो और भी ज़्यादा आपको दिखेगा। देखिए जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके भी कहीं ना कहीं विवाह के योग यहाँ हैं, लेकिन जो मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। लेकिन साथ साथ विचारों में मतभेद ना हो जाए इसमें, इसलिए आपस में मेल मिलाप रखने की परम आवश्यकता है। हालांकि ग्रहों का योग बड़ा सुंदर है, लेकिन कुछ कुछ ग्रहों का योग ऐसा भी है जैसे ग्रहण योग साथ में बन रहा है, और सूर्य शुक्र जो है वो भी एक शत्रु हैं, आपस में वैरी भाव होता है। या फिर आप देखेंगे शनि राहु का एक साथ बैठना, कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे कि पिशाच योग का निर्माण हो जाता है। तो अलग अलग योग हैं, लेकिन इनका फ़ायदा भी है, उसको किस प्रकार से चलना है ना। तो विचारों में मतभेद, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, यानी कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास न करें। अगर मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हैं तो आपस में बैठ के बात करें, अनमैरिड हैं तो भी आप विचार कर सकते हैं कि ऐसी कोई बात ना हो जो किसी को बुरी लग जाए, पार्टनर को बुरी लग जाए।
तो इस विषय का ध्यान रखना होता है, बाकी सब बहुत उत्तम है। इसी प्रकार गुरु देखिए सबसे उत्तम, नवम भाव में गुरु का बैठना कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर झुकाव और भाग्य परिवर्तन के योग, धन आने के योग, पैसा आने के योग, बिजनेस मिलने के योग, व्यापार बढ़ने के योग, और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति। जो शिक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, छात्रगण हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट फील्ड में भी हैं तो वहाँ पे भी उन्नति के योग हैं, है ना। मंगल देखिए राजयोग कारक इस समय दशम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भूमि संबंधित लाभ, जिनको भूमि लेनी थी उनके भूमि के योग बनेंगे, भवन के योग बनेंगे, गाड़ी घोड़ा भवन, ये सब मंगल की स्थितियाँ हैं। और कहीं ना कहीं देखिए अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं तो वहाँ पे भी उन्नति के योग हैं, सेना के फील्ड में हैं, सैनिक हैं या फिर मिलिट्री में हैं, तो ये सब संबंधित कार्य हैं। गवर्नमेंट जॉब संबंधित भी, क्योंकि राजयोग कारक होते हैं मंगल, हालांकि उनका परिवर्तन 5 अप्रैल से हो जाएगा, वो लाभ भाव में चले जाएंगे, तो ये भी स्थिति अच्छी है। लाभ भाव में जाने से भी भूमि संबंधित लाभ, गाड़ी घोड़ा भवन संबंधित लाभ, इस तरीके के लाभ होते हैं जीवन में, तो ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन अपने राशि स्वामी को आपको बलवान बनाना है। जैसे बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा चढ़ाएं, मोदक का भोग लगा दें, और प्रतिदिन भगवान शिव को जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दूध दही शहद घी पंचामृत से स्नान करा दें, तो ये उत्तम योग आपके लिए और भी अधिक उत्तम बनेगा। धन के योग बनेंगे, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, हर क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी। ऐसे ग्रहों की युतियाँ गोचर ग्रहों के अकॉर्डिंग बन रही है। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।